आगे चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ने वाले हैं अब ग्राम स्टेनिंग को। ठीक है, ग्राम धनात्मक स्टेनिंग और ग्राम ऋणात्मक स्टेनिंग। ये जो ग्राम ग्राम वर्ड है ना, ये जो आगे लिखा हुआ है ये वर्ड, ये इन्हीं के साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया था कि उन्होंने बताया कि कुछ जो जीवाणु है वो धनात्मक है, ग्राम धनात्मक है, और कुछ जीवाणु है जो ग्राम ऋणात्मक है। अब वो बोले समझी नहीं, हमने समझे नहीं क्या धनात्मक क्या ऋणात्मक। वह जब भी इसको अभिरंजित करेंगे और जब भी इसी को अभिरंजित करेंगे तो दोनों में फ़र्क आएगा। बोले कैसे? बोले इसे अगर मैं अभिरंजित करूं तो ये अभिरंजित होंगे, और अगर मैं इसे स्टेन करना चाहूं तो ये अभिरंजित नहीं होते। बोले वजह क्या है? बोले वजह कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक आवरण है, जिसे देखो देखो यहाँ पर लिखा हुआ कोशिका आवरण। एक आवरण है, कोशिका झिल्ली एक आवरण है। इसमें तो क्या बहुत मोटी मोटी पाई जाती है, इसलिए क्या कि जो भी मैं डालता हूँ, जो भी मैं इंक डालता हूँ वो इसमें ऑब्जॉर्व हो जाती थी। मैं जो भी डाई डालता हूँ, जो भी इंक डालता हूँ वो इसमें अभिरंजित हो जाती है। पर अगर मैं इसके सेंस में लूँ, इसके पास है ही नहीं, इतनी पतली सी एकदम धारी सी पतली, तो ये स्टेन ही नहीं हो रही कम बखत, ये स्टेन ही नहीं होती। तो इस अकॉर्डिंग जीवाणुओं को दो कैटेगरी में बांटा गया है, ग्राम धनात्मक एवं ग्राम ऋणात्मक। ग्राम धनात्मक मतलब जो स्टेन हो जाए, और जो ग्राम ऋणात्मक है वो स्टेन नहीं होते। वजह क्या है? क्योंकि जो ग्राम धनात्मक जीवाणु हैं उनकी जो कोशिका झिल्ली होती है, जो उनका कोशिका आवरण होता है, वो बहुत ही मोटा होता है, और ग्राम ऋणात्मक का एकदम पतला, ना के बराबर होता है। उनमें भी होता है पर ना के बराबर होता है। ये बात क्लियर हो गई। इधर भाई एक आवरण है, उसके बारे में चर्चा कर दी यहाँ पे। अब ये आवरण स्पेशली किसके बारे में चर्चा की है? जीवाणुओं के बारे में। अपनी प्लाज्मा मेंबर मत लेके बैठ जाना वहाँ पे। नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस। ये देखो परत बनाई हुई है ना, जो परत बनाई हुई है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो इनके बाहर जो परत होती है ना, दृढ़ परत, तो पहली तो होती है ग्लाइकोलाइसिस। नहीं, मैंने गलत पढ़ा, ग्लाइकोकैलिसिस। मतलब देखो फ्लो में यही होता है, मैंने पढ़ दिया और समझ गए होंगे, और हाँ ग्लाइकोलाइसिस कहाँ गया, ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरी होती है कोशिका भित्ति, और तीसरी होती है लेयर, सबसे अंदर ही अंदर वाली जीव द्रव्य झिल्ली, सबसे पतली सबसे कमजोर, ये दृढ़, और ये जैसी चाहे वैसी मॉडिफाइड कर लेगा। ये तो जैसी चाहेगा वो मॉडिफाइड कर लेगा। ग्लाइकोकैलिस के बारे में बोल रखा है यहाँ पे, देखो इधर देखो। ग्लाइकोकैलिस विभिन्न जीवाणु में रचना व मोटाई में भिन्न होते हैं। बिल्कुल, मैंने क्या बोला, जो ग्लाइकोकैलिक्स है वही वेरी करेगा। कोशिका जो भित्ति है और जो कोशिका झिल्ली है वो दोनों सेम है। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों सेम काम है, सेम प्रोकैरियोटिक में वैसी है और अपने में भी वैसी है, इनमें भी वैसी ही है। पर डिफरेंस आएगा सबसे बाहर, ग्लाइकोकैलिक्स में। अलग अलग जीवाणुओं में इसकी मोटाई, ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, गहराई अलग अलग होगी। कुछ में तो ये ढीली सी होती है, लूज, बहुत ही लूज, जिसे अवपंक परत कहते हैं। स्लाइम लेयर जानते हो? जैसे देखो बारिश होती है जी, आपको जानते हो कि बारिश हो रही है, ठीक है, तो फिर बाद में क्या है कि कहीं कहीं नोटिस करना कि आपके पैर स्लिप होते हैं, क्योंकि स्लीपरी सी एरिया हो जाती है, वो स्लीपरी सी हो जाती है, पैर फिसलने लग जाते हैं आपके। बट ये इन्हीं की वजह से है, जो मृदा में पाए जाने वाले जीवाणु है ना, वो स्लाइम लेयर को बाहर निकालते हैं, अपनी स्लाइम लेयर को जर्मिनेट करने के लिए अपनी स्लाइम लेयर को बाहर निकालते हैं, जिस वजह से जो मिट्टी की जो सतह है ना वो चिकनी हो जाती है, एकदम चिकनी सी। किसी में ये मोटी व कठोर होती है, मतलब किसी में तो चलो ये होती है स्लाइम लेयर, चिकनी परत बना लेते हैं बाहर, अपने आवरण चिकना कर लेते हैं। किसी की ग्लाइकोकैलिक्स होती है मोटी और रिजिड, मतलब इतनी रिजिड, इतनी मोटी कि एक पर्टिकुलर प्रोटेक्शन आवरण भी दे देती है, कैप्सूल सा बना लेती है, और उसके अंदर ये लोग फिक्स कर देते हैं, भाई कोशिका भित्ति है, फिर कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, फिर कोशिका झिल्ली है, मतलब एकदम रिजिड।
एकदम रिजिड, कैसे कोई आर पार हो जाए। ये इसका रीज़न भी है। इसका रीज़न ये है कि जो अंदर की चीज़ें हैं ना, उसका प्रोटेक्शन कर रही है इनडायरेक्टली। जितनी ज़्यादा कठोर होगी ना, मतलब समझ जाओ कि उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन हो रहा है यहाँ पे उनका, चाहे से जेनेटिक मटेरियल का हो, चाहे से बाहरी वातावरण का हो, एनवायरनमेंट का हो, ये प्रोटेक्शन करवा रही है। ठीक है, नेक्स्ट अंदर है, इससे अंदर ग्लाइकोकैलिक्स से अंदर आती है कोशिका भित्ति। सिंपल, वो अपने में भी प्लांट्स में भी है और इनमें भी है। वो क्या, संरचना को सशक्त बनाती है। भाई जो कोशिका भित्ति होती है, भाई 3 परती होती है, 3 परतीय आवरण होता है इसका भित्ति का। भाई पहला बना होता है सेलुलोज हेमीसेलुलोज का, फिर बनता है पैक्टीन का, लिग्निन का, इन सब चीज़ों का बना होता है। फिर अंदर होती है प्यारी सी क्यूट क्यूट सी कोशिका झिल्ली, नाजुक सी। इसमें होते हैं अपना न्यूक्लियस, बाद में केंद्रक वेंद्रक मिल जाएंगे और कुछ सेल ऑर्गेनल मिल जाएंगे। किसमें, ये पादप की बात कर रही थी। बट जंतु में बेचारा में ले दे के क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल है और राइबोसोम है। जेनेटिक मटेरियल है और राइबोसोम है, वो भी गोला गोला सा, कोई केंद्रक वेंद्रक नहीं है। तो पहली परत कौन सी हो गई, पहली परत यहाँ लिख रही हूँ, पहली परत हो गई ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स बोले तो सबसे बाह्य परत, सबसे बाह्य परत बोले तो या तो ये मोटी हो सकती है, चिकनी हो सकती है, लिख दूँ पहले ढीली चिकनी, या फिर ये मोटी हो सकती है और दृढ़ हो सकती है। अगर ढीली ढाली है तो ये बनेगी अवपंक परत, इसे कहा जाएगा अवपंक परत। और अगर मोटी या दृढ़ है तो इसे बोलेंगे कैप्सूल। भाई कैप्सूल बना दिया और उसके अंदर इसका जो भी है छोटा सा आनुवंशिक पदार्थ है, ये कुछ राइबोसोम्स है। कैप्सूल एकदम दृढ़ कवरिंग। और ये अपन एकदम चिकनी चिकनी परत है, चिपचिपी, साला पैर रखे तो पैर फिसल जाए, ऐसी है। फिर अंदर कोशिका भित्ति और उसके अंदर कोशिका झिल्ली और ये इनका जेनेटिक पदार्थ। दूसरी बात आ गई कोशिका भित्ति की, दूसरी लेयर कोशिका भित्ति। ये क्या देती है, ये मजबूती देगी, इसकी सेल को मजबूती देगी। अब तीसरी कौन सी आ जाती है, तीसरी आ जाती है जीव द्रव्य झिल्ली। जीव द्रव्य झिल्ली ये क्या करती है, देख लो, पढ़ लेते हैं अभी। जीव द्रव्य, देखो पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चलो पढ़ लेते हैं। जीव द्रव्य झिल्ली का प्रकृति में वर्णात्मक होती है, ठीक है। वातावरण के संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। भाई अंदर है लेकिन ये सक्षम पूरी है। ये झिल्ली में संरचना है जो यूकेरियोटिक झिल्ली से भी सिमिलर दिखती है। देखो इनके अंदर क्या होता है, मेसोसोम बनने लगते हैं, मतलब ये झिल्ली चल रही है। एक तो इस तरह से झिल्ली है, ठीक है, एक तो इस तरह से झिल्ली है, और एक क्या होता है कि इन झिल्लियों के साथ क्या होता है, बीच में ऐसे अंतःवर्ण आ जाते हैं। इस तरह से क्या है, ये आ जाते हैं बोले। इनको क्या नाम दिया गया है, इनको नाम दिया गया है मीजोजोम। ये क्या काम आते हैं, ये क्या काम आते हैं, मतलब ये गोल गोल भी बन सकते हैं, नलिका रूप में भी बन सकते हैं, ठीक है, कैसे भी बन सकते हैं, इनकी कैसी भी फॉर्म हो सकती है। ये देखो कोशिका भित्ति के निर्माण में काम आते हैं। पहला डीएनए प्रतिकृतिकरण, भाई डीएनए इनमें भी तो है, चाहे लो लेवल का यो बट है तो सही ना। श्वसन आदि की क्रियाओं के लिए, कुछ भी इनको स्त्राव करना हो उसकी प्रक्रिया में, ठीक है। एंजाइम मात्रा बढ़ाने में सहायक होती है। मतलब झिल्ली कोई भी चीज़ बाहर से अंदर आना चाहे या अंदर से बाहर जाना चाहे, इसके लिए भी ये जिम्मेदार होगी। लेकिन चयनात्मक है ये, ऐसे परमिएबल तो है बट अपनी मर्जी से चीज़ को अंदर और बाहर जाने देगी कि भाई क्या चीज़ अंदर आ सकती है और क्या चीज़ बाहर जा सकती है। क्लियर गाइस। अब नेक्स्ट क्या लिख रखा है, देखो इधर, जीवाणुओं में क्या है, कशाभिका की संख्या व विन्यास। अच्छा, इन्होंने बताया है कि जो जीवाणु होते हैं ना, उनमें सीलिया और फ्लैजिला भी पाए जाते हैं। ये मैं बना रही हूँ पैरामीशियम की स्ट्रक्चर। ये क्या बनाया मैंने, पैरामीशियम। ये क्या है, उसके सीलिया है, पक्षमाभ, ठीक है, बहुत सारे हैं। ये क्या काम आते हैं, ये बाह्य पर से जुड़े हुए हैं, ये क्या काम आते हैं, ये काम आते हैं मूवमेंट के। इसे मूवमेंट करवानी है या लोकोमोशन। एक तो खड़े खड़े अपनी जगह से हिल रहा है वो मूवमेंट है, और लोकोमोशन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, ये चल के कैसे जाएगा, इनकी वजह से जहाँ खाना होगा वहाँ भाग के जाएगा,
जहाँ लाइट तेज होगी वहाँ से दूर भागेगा। और किसी में होती कशाबिकें, वो लिमिटेड ही होती है। ये जो फ्लैजिला है, कशाबिका है, ये भी लिमिटेड होती है। ये क्या बनाया मैंने, यूग्लिना। ये भी सेम काम, मूवमेंट और लोकोमोशन के, मूवमेंट और लोकोमोशन के। अब इन्होंने बताया है कि जो कशाबिका है उनको 3 भाग में बांटा गया है, तंतु, तंतु, अंकुश, हुक जैसी संरचना, और आधारीय भाग, ये जिस बेस से अटैच है। क्लियर गाइस? तंतु कशाबिका का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे लंबा भाग यही होता है। ये कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला होता है, बिल्कुल हमें पता है। जीवाणु की सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम झालर गति में सहायक नहीं होती है। रोम नली लंबी नली का संरचना होती है जो प्रोटीन की बनी होती है। झालर लघु शुक्र जैसे तंतु जो कोशिका के बाहर प्रवेशित होते हैं। कुछ जीवाणु में इनकी पानी की धारा के, अच्छा, जो झालर है ना, झालरें होती हैं, मतलब जो झालरें बनाई हुई होती है, वो क्या करती है, जब पानी का बहाव जैसे जैसे जाता है ना, तो ये चट्टानों को क्या चिपक जाती है। ये चट्टानों से क्या होती है, चिपक जाती है। पर ये लोकोमोशन नहीं करवाती। लोकोमोशन सिर्फ यही करवाती है सीलिया और फ्लैजिला। लोकोमोशन यही करवाएंगी। ये जो कुछ बने हैं ना एक्स्ट्रा में, अगर झालर वालर बने हुए, कुछ रोम बने हुए बाहर, वो नहीं करवाते, वो नहीं करवाते बेटा, वो नहीं करवाते। सिर्फ और सिर्फ लोकोमोशन की गति, लोकोमोशन मूवमेंट कौन करवाएगा, या तो सीलिया या कशाबिका, या तो पक्षमार्ग या कशाबिका। ठीक है। चौथा क्या पढ़ा कि भाई इनकी सतह पे क्या पाया जाता है, इनकी सतह पे पाया जाता है कशाब और पक्षमाभ। कशाब क्या होता है, इस तरह से होता है, 1 या 2 नंबर में होता है, और ये जो ऑर्गेनिज्म है उसकी मूवमेंट के काम आएगा। पक्षमाभ क्या होता है, वो बहुत सारे होते हैं। ये भी सेम लोकोमोशन एंड मूवमेंट के काम आते हैं। ये भाई ये तंतु है, ये हुक है, और ये आधार भाग है। क्लियर गाइस? अब यहाँ पे बताया गया है राइबोसोम के बारे में कि देखो क्या हिसाब किताब है। आप हमें रेशियो बताओ, राइबोसोम पे इतना ध्यान क्यों दिया गया है, कि मतलब अपने में जो राइबोसोम है क्या उनमें भी वो राइबोसोम नहीं है क्या? बोलना नहीं भाई, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपने में जैसा है राइबोसोम वैसा उनमें कतई नहीं है। बोला एक ले दे के राइबोसोम ही तो है प्रोकैरियोटिक के पास। भाई प्रोकैरियोटिक है, उनके पास क्या बताया ना, तो कोई सेल ऑर्गेनल है, ठीक है ना, ऐसा कोई बढ़िया सी कोशिका झिल्ली है। मतलब कोशिका झिल्ली है लेकिन बढ़िया सी नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें है ही नहीं। साइटोप्लाज्म में हाँ है, थोड़ा बहुत है। और बोल कोई कोशिकांग नहीं है, बोला एक भी कोशिकांग नहीं है। बोला राइबोसोम है। बोले राइबोसोम क्या बोला है? बोले राइबोसोम से बनता है आगे जाके प्रोटीन। प्रोटीन कोई सा भी हो, चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय हो, राइबोसोम तो मिलेगा ही। क्यों? क्योंकि प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन एंजाइम बनाएगा, और इससे बॉडी चलेगी उनकी, इसी से ही बॉडी चलेगी उनकी। तो अभी मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में, आगे भी आएगा लेकिन अभी पहले बता रही हूँ थोड़ा बहुत। जो प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम है वो कोशिका, वो जो झिल्ली है ना, जीवद्रव्य झिल्ली, इनसे जुड़े रहते हैं, अटैच होते हैं। मतलब कोशिका झिल्ली है ना, इनसे अटैच रहेंगे। 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है। देखो साइज, साइज पहले वो माइक्रोमीटर में पढ़ रहे थे ना अपन, ये देखो अब देखो नैनो आ गया, नैनो आ गया, नैनो। देख लो, मैं साइज़ के अकॉर्डिंग अरेंज करवाएंगे, इसलिए उन्होंने साइज़ भी दे रखी है इसकी। वो करवाएंगे, वो क्वेश्चन देंगे, मैच ऑफ द फॉलोइंग दे देंगे कि हाँ एक तरफ साइज़ लिख दी और एक तरफ उन जीवों के नाम लिख दिए, चलो मैच करो कि किसकी साइज़ कौन सी है। या फिर अरेंजिंग द ऑर्डर करवा देंगे कि भाई बहुत सारे जीवाणु, विषाणु, PPLO और ये राइबोसोम रख देंगे, बोले अरेंज करो सीक्वेंस इनका, छोटे से बढ़ते हुए क्रम में बताओ। इनकी 2 सब यूनिट होती है, 2 उप इकाइयाँ होती है, 50 और 30, और कुल मिलाकर ये बनाती है 70S। अब सोचोगे कि 70 का ये राइबोसोम है पूरा का पूरा, अब ये टूटेगा तो ये 50 और 30 में कैसे टूट रहा है? ये तो अचंभित बात हुई। बेटा इसमें अचंभित बात होने की ज़रूरत नहीं है। आपने इतना पढ़ लिया है कि कोई बड़ी चीज़
वो अगर अपने छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होगी तो क्या उसकी एनर्जी का लॉस नहीं होगा? क्या उसकी एनर्जी का लॉस नहीं होगा? क्या क्या जितनी पहले थी उतनी की उतनी बाद में रहेगी क्या? जितनी पहले थी उतनी की उतनी बाद में रहेगी क्या? नहीं ना। उसकी कुछ हद तक एनर्जी का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? भाई दूध से आपको मावा निकालना है, भाई दूध से आपको मावा निकालना है, भाई 5 किलो दूध है लेकिन मावा आपके पास 1.5-2 किलो ही बचा। क्यों? क्योंकि आपने दूध की सारी ऊर्जा निकाल ली बाहर, आपने ऊर्जा निकाल दी बाहर उसकी। तो क्या है वो, उसकी अलग फॉर्म आ गई विथ अलग ऊर्जा, विथ अलग ऊर्जा। वो तरल था, वो गाढ़ा हो गया। इसी तरह से क्या है कि जो राइबोसोम था ना वो 70S था, पर जैसे इसको तोड़ा गया, जैसे इसको तोड़ा गया ये अपनी एक्चुअल फॉर्म में आ गया 50 एंड 30 में। कुछ चीज़ें इससे बाहर निकली और कुछ चीज़ें इसमें ऐड ऑन हो गई, कुछ चीज़ें इससे बाहर निकली और कुछ चीज़ें इससे ऐड ऑन हुई। समझ गए गाइस? और ये एस क्यों लगा रखा है? ये एक कॉफिशिएंट है। सिडबर्ग ने इनको डिस्कवरी की थी तो उन्होंने इस अकॉर्डिंग इनको कॉफिशिएंट में दिया था, सिडबर्ग कॉफिशिएंट। इसलिए इसके पीछे पीछे एस लगाते हैं, इसके पीछे एस लगाते हैं। तो मतलब कि एक टूटती है 50 में और एक टूटती 30 में। मैं और डिटेल में लेके जा रही हूँ आपको। इधर आओ, इधर आओ। 2 उप इकाइयों में टूटती है, एक बड़ी इकाई है और एक छोटी इकाई है। एक 50S और एक 30S। बेटा आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये 50 भी आगे टूटती है। आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये 30 भी आगे टूटेगी। ये 16S में, 5.5S में और 5S में ऐसे टूटेगी अभी, बट आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रही अभी, बस थोड़ा बहुत ही क्लू दिया है। ये बड़ी होती है साइज़ में, बड़ी नाम देखो ना 50S है, और ये छोटी सब यूनिट है। सब यूनिट, सब यूनिट को हिंदी में बोलते हैं उप इकाई। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है? अब सुनो मेरी बात। क्या ये डीएनए है? क्या ये डीएनए है? जी बिल्कुल ये डीएनए। डीएनए को अलग अलग कर दो, डीएनए को अलग अलग कर दिया। क्या डीएनए अपनी प्रतिकृति बना सकता है वापस से? बिल्कुल सा भी अपनी प्रतिकृति बना सकता है। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट कर गया, बट अगर डीएनए रेप्लिकेट ना करे, अगर डीएनए रेप्लिकेट ना करे, ये सिंथेसिस करे किसका? आरएनए का। ये डीएनए से क्या बनाए? आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन। मतलब 2 डीएनए परस्पर काम कर रहे थे और ये एक थ्रेड निकल के आ रहा है। ये क्या बना दिया इसने? आरएनए या फिर mRNA। इसकी प्रोसेस आएगी लेकिन 12th क्लास में आएगी। अब ये जो mRNA की जो धारी थी ना, ये यहाँ के लेट जाएगी राइबोसोम के बीचों बीच। यहाँ पे ये ऐसे कैसी लेट गई, और यहाँ पे क्या बनेंगे जो हम चाहते थे। जैसे जैसे ये आगे की ओर जाएगी वैसे वैसे प्रोटीन बनते जाएंगे। ये देखो, ये जैसे जैसे आगे सर के जा रही है वैसे वैसे प्रोटीन बनते जा रहे हैं। समझे? आप समझ गए कैसे बने, क्यों इम्पोर्टेंट है राइबोसोम? अब समझ में आ गई? तो यहाँ पे ख़त्म होता है अपने राइबोसोम के बारे में। कुछ अंतःविष पिंड भी हैं जिनमें नॉर्मली कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं, उनके कोशिका द्रव में कुछ कणिकाएं मिलती है। ठीक है, पढ़ देते हैं एक बार इसको। अंतःविष पिंड प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव में अंतःविष पिंड के रूप में पाए जाते हैं या संचित हो जाते हैं। मतलब ये जीवाणु है, प्रोकैरियोटिक सेल है। इसके साइटोप्लाज्म में क्या है? जो भी इन्होंने कुछ खाया है या कुछ अपच है या कोई पचा हुई चीज़ है या कोई एक्स्ट्रा में चीज़ है, वो क्या ऐसे ग्रेन्यूल्स बना लेंगे, पिंड बना लेंगे, गुच्छा बना लेंगे। यहाँ पे काम आएगा तब ले लेंगे वापस। ये झिल्ली द्वारा नहीं घिरे होते हैं बिल्कुल। ये कौन सी झिल्ली से घिरेंगे? स्वतंत्र रूप में पड़े रहते हैं। उदाहरण फास्फेट कणिकाएं,
फॉस्फेट देखो इस तरह से लिखते हैं। ये काम आता है फॉस्फेट, क्या काम आएगा भाई? डीएनए किसका बना है? शुगर का बना है, फॉस्फेट का बना है और नाइट्रोजन बेस का बना है, काम आएगा। साइनोफाइसिन कणिकाएं ग्लाइकोजन इकट्ठाने की, जैसे राजधानी नील हरित में गैस राजधानी मतलब गैस के लिए वैक्यूल होती है भाई, CO2 है कि ऑक्सीजन है, कौन सी गैस है? बैंगनी व हरी प्रकाश संश्लेषित जीवाणु में मिलती है। मतलब ये जो राजधानी है ना, ये नील हरित में बैंगनी हरी प्रकाश संश्लेषित जीवाणु में मिलती है। काम की है ये, बहुत काम का स्टोरेज है। अब देखो यहाँ पे एक ओवरव्यू लो आप पहले। ये पहले पादप कोशिका देखो एक बार, पादप कोशिका देखो, और ये यहाँ पे जंतु कोशिका है। पहले तो इसके बहुत क्वेश्चन आते थे, विथ लेबल्ड एक्सप्लेन करो, विथ लेबल्ड एक्सप्लेन करो। अब ये इतने ज़्यादा आ गए कि पुराने हो गए क्वेश्चन। फिर भी देखो पता, अपन को पता तो होना ही चाहिए ना, पुराने हैं तो क्या हुआ। देखो इधर शुरू करते सबसे पहले। ये क्या दिख रहा है? केंद्रक। केंद्रक के अंदर भी केंद्रिका मिलती है जिसमें R राइबोसोम बनते हैं। ये देखो, ये देखो यहाँ पे क्या है? ये देखो, ये देखो, ये क्या बनाई हुई, इससे अटैची क्या है? ये खुरदरी अंतःपदवीय जालिका, ठीक है। और अगर इस पे खुरदरी क्यों है? क्योंकि इसके पास राइबोसोम है, मतलब इस तरह से अरेंजमेंट है और उसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। और राइबोसोम क्या करते हैं? अभी बताया था, प्रोटीन संश्लेषण का काम। जिन पे राइबोसोम नहीं होते वो कौन सी होती है? चिकनी। ये देख लो, ये देखो देखो चिकनी सी, ठीक है गाइस। ये है चिकनी अंतःपदवीय जालिका, हटा देती हूँ। नेक्स्ट सूक्ष्म नलिका, एक्टिन तंतु सपोर्ट के लिए बेटा, मध्यवर्ती तंतु सपोर्ट के लिए बेटा। पेरोक्सिसोम, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य, हरित लवक क्या काम आता है? फोटोसिंथेसिस के। राइबोसोम, सूक्ष्म कणिकाएं अंदर होती है इसकी, वो F1 F0 ये है ना पार्टिकल्स माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। कोशिका भित्ति, राजधानी देखो भाई साहब कितनी बड़ी राजधानी है। ये स्टोरेज के काम आएगी। क्या काम आएगी? स्टोरेज के। क्या स्टोरेज? वाटर स्टोर करना है, वाटर कर लो। फूड स्टोरेज करना है, फूड कर लो। फूड मतलब कि जैसे स्टार्च है, कोई कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। आपको कोई गैस स्टोरेज करनी है, गैस कर लो। अभी हवा, वायु, पानी कुछ भी स्टोर करना है वो स्टोर कर लो। फिर आती है कोशिका झिल्ली। ये नाम याद होना चाहिए। ये देखो केंद्र का आवरण है और केंद्र के उपकरण है। 15 नाम तो एटलीस्ट याद ही होनी चाहिए, लेबलिंग कर पाओ आप, लेबलिंग कर पाओ। इसमें गोल्जी बॉडी नहीं दिखा रखा शायद, गोल्जी कॉय, देखो गोल्जी कॉय नहीं लिख रखा है यहाँ पे, इसी के बाहर ही होती है यहाँ पे गोल्जी कॉय, सचना गोल्गी बॉडी, गोल्जी काय, ठीक है गाइस। नेक्स्ट चलते हैं जंतु पे, आ जाओ। देखो दिख रही है, सूक्ष्मांकुर है, जी द्रव्य झिल्ली है, देख लो। एरो देखते जाओ कहाँ कहाँ बना रहे, देखो मैं और जूम कर दूँ। एलो साहब, तारकाय, ये सिर्फ एनिमल में मिलेगा, प्लांट्स में नहीं मिलेगा। पेरोक्सिसोम देखो, लैन का लाइसोसोम, राइबोसोम, सूत्रकणिकाएं, देखो डायरेक्ट इसी के अंदर दिखा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। ये खुरदरी मैंने क्यों बोली थी? क्योंकि इस पर राइबोसोम मिलता है। कोशिका द्रव्य, ये देखो साहब केंद्रक, और इसके अंदर क्या पाइए? केंद्रिका। और इसकी कवड़ किससे हैं ये लोग? केंद्र का आवरण, केंद्र कवड़ है, केंद्र का आवरण से, केंद्रिका कवड़ है, केंद्रिका आवरण से। चिकनी अंतःपदवीय जालिका, जिन पे राइबोसोम नहीं है, ये आगे गोल्जी कॉय जस्ट पीछे होता है ईयर के। क्लियर? ये क्यों काम आते हैं? ये सरफेस एरिया बढ़ाने के काम आते हैं। तो ये हो गई आपकी दोनों की एकदम लेबलिंग। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक से। पहले अपन ने प्रोकैरियोटिक सेल की विशेषताएं पढ़ ली अपन ने ऊपर, ये सारी की सारी प्रोकैरियोटिक की विशेषताएं थी। ये देखो यहाँ से
अपन ने प्रोकैरियोटिक की विशेषता पढ़ना चालू करी थी, ये पहले का लेक्चर है। उसके बाद में अपन ने आज ग्राम स्टेनिंग पढ़ ली, वो भी प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ी। फिर देखो ये इनकी बाह्य परतों का विवरण देख लिया, ये भी प्रोकैरियोटिक का ही था। फिर बाद में राइबोसोम देख लिए, वो भी प्रोकैरियोटिक के देखे। फिर बाद में एक ओवरव्यू लिया था अपन ने कोशिकाओं का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे यूकैरियोटिक का ओवरव्यू कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, देख लो। फिर अपने एक्चुअल में स्टार्ट हो जाएंगे कोशिका झिल्ली, अपना अब चालू हो जाएगा डिटेल में, ये चैप्टर अब चालू हो जाएगा डिटेल में। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।